जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज जुम्मा है तो हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी कम हो, ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। तकरीबन 40 से 45 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन उसमें हम 2 कंसेप्ट इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, फिर क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के तौर पे मिलेंगे और फिर कल की क्लास में हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 3। 100% कन्फर्म है इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन लाजमी आएगा। 100% कन्फर्म, 100% 99.9 नहीं कह रहा, 100% कन्फर्म है इस चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन लाजमी आएगा। और बड़ा क्वेश्चन से मुराद हमारी होती है कि कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से लाजमी आएगा। तो अटेंटिव हो के आपने पहले लेक्चर से लेके एंड तक इसको कंप्लीट पढ़ना, क्योंकि पहले लेक्चर में ही ऐसा कंसेप्ट है जो कि वो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। टॉपिक कौन सा है जो इतना अहम टॉपिक है? वो है डायरेक्टर्स। भाई डायरेक्टर्स की पोजीशन कंपनी के अंदर अहम होती है ना, तो टॉपिक भी अहम होना चाहिए। फिर उस लिहाज से डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर वो बंदे हैं जो कि कंपनी को चलाते हैं। डायरेक्टर्स कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो कंपनी को चलाते हैं। जैसे ऊबर है, जैसे क्रीम है, उसका कैप्टन होता है ना, गाड़ी को चलाता है। अगर वो सही ना चलाने वाला क्या करता है? गाड़ी ठुक जाती है, गाड़ी भी तबाह, उससे कुछ अर्निंग भी नहीं होगी। उसी तरह अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ऐसे हों कि उन्हें कुछ तजर्बा ना हो, काम ना करना आता, तो क्या करेंगे? कंपनी तबाह कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्टर्स का रोल प्रोबेबली विद इन द कंपनी सबसे अहम होता है। इसीलिए ये चैप्टर भी हमारे पूरे सिलेबस में सबसे बड़ा और सबसे अहम चैप्टर्स है। इसके बाद एक और चैप्टर है मीटिंग्स वाला, वो भी अहम चैप्टर्स में से समझा जाता है। तो डायरेक्टर सबसे पहले आज हमने क्या सीखना है? इंट्रोडक्शन के डायरेक्टर्स ये कौन लोग हैं, इनका रोल क्या है, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन इनको अपॉइंट करता है, क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद यानी समझने के बाद कि ये डायरेक्टर्स, ये जो डायरेक्टर्स हैं ये कौन लोग, फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे डायरेक्टर्स बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या एलिजिबिलिटी, क्या जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, रोज लेक्चर लेने पड़ेंगे, रोज असाइनमेंट्स करनी पड़ेगी, केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस चीज से बचना पड़ेगा? फेसबुक से बचना पड़ेगा, यूट्यूब से बचना पड़ेगा, मोबाइल से बचना पड़ेगा, वक्त ज़ाया करने वाले दोस्तों से बचना पड़ेगा। यह है इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सारा हो लेकिन इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो तो बच्चा समझ रहा होता है मैं हक तो सारा अदा कर रहा हूँ लेकिन टाइम भी तो वेस्ट कर रहा होता है। तो इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी अगर कोई चीज़ आ गई तो वो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो एज प्रोफेशनल किसी तकरीबन हर पोजीशन का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, एक इनएलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सारी होनी चाहिए और इनएलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टडी करेंगे। यानी डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना और क्या ना करना जरूरी है। डायरेक्ट क्या सीखना आज हमने? डायरेक्टर्स कौन होते हैं और डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना और क्या ना करना जरूरी है। पहले पढ़ते हैं हम डायरेक्टर कौन लोग होते हैं। कहता है डायरेक्टर वो लोग हैं, पर्सन जिनको अपॉइंट करता है कौन? मेंबर्स। डायरेक्टर्स वो लोग हैं जिनको अपॉइंट करते हैं मेंबर्स। किस लिए अपॉइंट करते हैं? कि आप मैनेज कीजिए। क्या मैनेज कीजिए? हमारी कंपनी के अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब मामलात, मैटर्स, रूटीन की डीलिंग्स। मेंबर्स क्या कह रहे हैं डायरेक्टर्स को? ए डायरेक्टर्स हमने तुमको अपॉइंट किया, अब तुम कंपनी संभालो हमारे बिहाफ पे, ये हमारी कंपनी अब तुम्हारे हवाले, अब तुमने इसको ठीक तरीके से चलाना है। तो डायरेक्टर्स किन लोगों को कहा जाता है? वो लोग जिनको मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटेड बाय मेंबर्स बहुत अहम है, अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। किस लिए अपॉइंट करते हैं? इसको मैनेज करने के लिए। अगर किसी, अच्छा इसमें क्या कहता है? कहता है इट कैन बी एनी, इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी एनीवन, एनीवन, इट कैन बी एनीवन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ
यानी जो बंदा भी डायरेक्टर की पोजीशन पे होगा वो डायरेक्टर है। बाय वट एवर नेम कॉल्ड, चाहे इसका नाम कुछ भी हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सुना है नाम में क्या रखा है, वो कंसेप्ट यहां पे फिट बैठता है। नाम में क्या, काम में रखा है। नाम में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। कहां रखा है, काम में। तो जो बंदा डायरेक्टर का काम करेगा वो डायरेक्टर है। एनीवन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, क्या कह रहा है, जो डायरेक्टर वाला काम करेगा वो डायरेक्टर, चाहे उसके नाम में डायरेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। और जो डायरेक्टर का काम नहीं कर रहा वो डायरेक्टर नहीं है, चाहे उसके नाम में डायरेक्टर आ क्यों ना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसको डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया और उसकी पोजीशन है, पोस्ट है डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स। डायरेक्टर्स, क्या वो डायरेक्टर है? उसका काम क्या, उसका काम यह है कि सिर्फ उसने ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉइज से रिलेटेड हायरिंग फायरिंग प्रमोशन वगैरह के मामलात देखने हैं। क्या वो डायरेक्टर्स है? नहीं है। दो चीजों की वजह से मैं पता चला डायरेक्टर। बड़ी चीज किसकी वजह से पता चला कि उसे मेंबर्स ने नहीं अपॉइंट किया, उसे तो डायरेक्टर्स ने ही अपॉइंट किया। और दूसरी चीज, उसे कंपनी के सारे अफेयर्स या ज्यादातर अफेयर्स के लिए नहीं, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया गया। तो याद रखे, किसी जॉब टाइटल में पोजीशन में लफ्ज डायरेक्टर आ जाने से कोई डायरेक्टर नहीं बनता। आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी फाइनेंस डायरेक्टर। ये फाइनेंस डायरेक्टर पोजीशन का नाम है, ये बाय लॉ डायरेक्टर नहीं होता। अक्सर हम सीएफओ को, किसी कंपनी का जो सीएफओ होता है ना, उसे कहते हैं ये फाइनेंस डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर कौन बंदा है, नाम में लफ्ज डायरेक्टर होने से आप नहीं पहचानेंगे। पोजीशन में हो देखेंगे कि उसे अपॉइंट किसने किया है, उसका रोल क्या है, उससे पता चलेगा। कुछ लोगों के नाम में डायरेक्टर होता है लेकिन वो डायरेक्टर नहीं होते। फाइनेंस डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, आईटी डायरेक्टर, एचआर डायरेक्टर, नाम में लफ्ज डायरेक्टर है लेकिन डायरेक्टर नहीं है। क्यों डायरेक्टर नहीं है? ये मेंबर्स ने नहीं अपॉइंट किया। और कुछ लोग, उनके नाम में डायरेक्टर नहीं है लेकिन वो उनकी पोजीशन डायरेक्टर वाली, जैसे डायरेक्टर जो डायरेक्टर मेंबर्स ने अपॉइंट किए वो तो डायरेक्टर हैं ही है। एक होता है बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव, आप सीईओ, आपने कभी इसका नाम सुना? ये सीईओ है, सीएफओ नहीं है। सीएफओ होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये और बंदा है, ये जूनियर लेवल का बंदा है। हम बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में कहीं लफ्ज डायरेक्टर आ रहा है, लेकिन लॉ ये कहता है चूंकि इसे बाज़ औक़ात डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, बाज़ औक़ात मेंबर्स भी अपॉइंट करते हैं, और ये डायरेक्टर्स के बिहाफ पे काम कर रहा होता है और ये कंपनी के सारे मामलात को संभाल रहा होता है, तो ये इसके नाम में डायरेक्टर नहीं भी आ रहा ना, फिर भी हम समझेंगे ये डायरेक्टर ही है। तो अभी तक के डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि डायरेक्टर कौन पर्सन होते हैं, जिनको मेंबर्स अपॉइंट करते हैं तकरीबन सारी कंपनी को मैनेज करने के लिए। और फिर हमने ये सीखा कि नाम से हम नहीं जान सकते। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के नाम में लफ्ज़ डायरेक्टर होता है लेकिन वो डायरेक्टर नहीं होते, और कुछ लोगों के नाम में लफ्ज़ डायरेक्टर नहीं होता लेकिन वो ऑनरेरी डायरेक्टर होते हैं। ये बात समझ आई भाई? नेम वाली बात समझ आ गई ना? नेम पे टिक लगा लें। चलिए, अब हमें पता चल गया डायरेक्टर कौन होगा, जिनको मेंबर ने अपॉइंट करना है, किस लिए अपॉइंट करना है, सारी कंपनी के मामला संभाले। डायरेक्टर्स आपके ख्याल में क्या काम करते होंगे, बताइए, ज़रा सोच के बताइए। कंपनी की सेल परचेज वगैरह डिसीजन मेकिंग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टर्स पॉलिसी मेकर हैं, वो इम्प्लीमेंटर नहीं है। यानी वो काम खुद नहीं करते, काम वो दूसरी मैनेजमेंट के थ्रू करवाते हैं, खुद पॉलिसी मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इनको ये ना समझिएगा जब हम ये कहते हैं एक कंपनी को डायरेक्टर चलाते हैं तो इसका ये मतलब है कि वो डायरेक्टर कभी अगर कहीं पे सामान की जरूरत है, डायरेक्टर बाकी रिक्शे पे जाता होगा, वो सामान लेके आता होगा, कस्टमर के घर में पहुंचाता होगा, आके सुबह दुकान खोल के सफाई करता होगा। ऐसी बातें नहीं है। डायरेक्टर्स पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए बाकी थोड़ा स्टाफ होता है। अच्छा, डायरेक्टर हमें पता चल गया क्या है। ठीक है, मेंबर्स ने अपॉइंट किया आगे डायरेक्टर्स को। आगे चलते हैं, रोल ऑफ डायरेक्टर्स। लॉ के मुताबिक डायरेक्टर्स का रोल क्या है लीगली?
लीगली डायरेक्टर के रोल को हम दो टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायरेक्टर का रोल एज फिड्यूशरी, डायरेक्टर का रोल एज एजेंट। डायरेक्टर का रोल एज फिड्यूशरी, डायरेक्टर का रोल एज एजेंट। ठीक है, फिड्यूशरी और एज फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है? एतबार वाला। डायरेक्टर्स कंपनी के एतबार वाले होते हैं। डायरेक्टर्स को क्यों कंपनी के एतबार, कंपनी ने क्या एतबार किया होता है? यहाँ पे कंपनी से मुराद समझिए मेंबर्स। मेंबर्स ने या कंपनी ने क्या एतबार किया होता है डायरेक्टर पे? अपने सारे एसेट्स, अपने सारे पैसे इनके हवाले किए हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको करना ये चाहिए कि अपनी सैलरी बढ़ा चढ़ा के डिसाइड कर लें। इनको करना ये चाहिए कि अपने लिए एक एक अलग-अलग गाड़ी, अलग एसी वगैरह, रूम अपना सारा फर्निश करवाएं ऑफिस में। ऐसे सारे के सारे पैसे अपने ऊपर खर्च कर लेने चाहिए? नहीं, बल्कि इन्हें चाहिए इन पैसों का इस्तेमाल करें इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अपने बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में। बहुत अहम पॉइंट है। फिड्यूशरी रोल क्या है डायरेक्टर्स का? कि इनको जो मेंबर्स ने पैसे दिए हुए हैं, ये उनको उनका ख्याल रखें, टेक केयर करें उनके। ठीक है, फिड्यूशरी वो बंदा होता है जो कि किसी दूसरे के पैसों का ख्याल रखता है, किसी दूसरे के पैसों का अमानतदार होता है। जैसे क्या डायरेक्टर का फिड्यूशरी रोल है? यस, डायरेक्टर के पास मेंबर्स के कंपनी के पैसे होते हैं, ये उनके पैसों का ध्यान रखते हैं। ध्यान कैसे रखते हैं? ये पैसे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर खर्च करते हैं। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ नहीं, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अगर कोई ये बहुत लीगल पॉइंट है, बता रहा हूं। अगर कोई डायरेक्टर कंपनी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे इन हिज पर्सनल इंटरेस्ट और उससे कंपनी को नुकसान पहुंचे, फिर सुनिए, अगर डायरेक्टर के पास कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं ना, तो जिसके पास पैसे होते हैं उसका दिल तो करता है इतने पैसे मेरे सामने, दिन रात पैसों में खेलना, कुछ थोड़ा सा अगर समंदर में से 2 कतरे मेरी जेब में मुंतकिल हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा समंदर को। दिल में ये बात आती है। लॉ ये कहता है अगर किसी भी डायरेक्टर ने कंपनी के कोई भी रिसोर्सेज अपने पर्सनल इंटरेस्ट में इस्तेमाल किए, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में, पर्सनल इंटरेस्ट में, तो इसे हम कहेंगे ही, यानी वो बंदा लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर, उसमें फिड्यूशरी बिहेवियर नहीं है, वो काबिले एतबार, वो सादिक और अमीन नहीं है। और जो लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर हो उसके साथ फिर हम सलूक क्या करेंगे? उसे हम कहेंगे वो किसी और कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। कौन नहीं बन सकता? जो भी लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर। और कोई डायरेक्टर कब लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर होता है? कब? जब वो कंपनी के एसेट्स को कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट की बजाय अपने बेस्ट इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर ले। जैसे ये बताइए मुझे कि अगर कोई डायरेक्टर अपने घर का बिजली का बिल, अपने बच्चों के स्कूल की फीस कंपनी के अकाउंट से पे करवाता रहे, तो मुझे लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर आ गया कि नहीं आ गया? एक और एग्जांपल, अगर ये दूसरी एग्जांपल भी आपने सही बता दी तो फिर तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं आगे चलूंगा। दूसरी एग्जांपल क्या है? कंपनी को एक अच्छी सी जगह पे हेड ऑफिस बनाना है, कंपनी जगह ढूंढ रही, एक डायरेक्टर ने कहा कि जी मेरे एक जगह नज़र में आई है, बेहतरीन लोकेशन पे वाक़या है। ठीक है, तो कंपनी ने कहा अच्छा ऐसा करो, चलो तुमने जगह ढूंढी है, तुम ही हमारी डील भी करवा दो अच्छी सी प्राइस पे। उसने 50 मिलियन में डील करवा दी। बाद में पता चला कि वो बिल्डिंग जो थी ना, वो ओन्ड बाय हिज वाइफ थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 4 मिलियन थी। लेकिन उसने वाइफ को फायदा मतलब खुद को ही पहुंचाने के लिए 5 मिलियन में डील करवाई। बताइए ये डायरेक्टर लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर है कि नहीं? इसको क्या डायरेक्टर की पोजीशन पे होना चाहिए? नहीं हो, ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ना अहल हो जाएगा। अब आपने ज़हन में ये सोचना है सारी उम्र के लिए कि 5 साल के लिए, सारी उम्र के लिए कि 5 साल के लिए। इसका जवाब अभी आएगा आगे, इसका जवाब अभी नहीं देगा। फिड्यूशरी बिहेवियर क्लियर हो गया? फिड्यूशरी बिहेवियर के बाद एज एजेंट, डायरेक्टर का रोल फिड्यूशरी भी है, डायरेक्टर का रोल एजेंट का भी है। एजेंट कौन होता है?
जो किसी दूसरे की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है वो उसका क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। जैसे ये भाईजान जो मैं इनको कहूँ ये मेरे इशारों पे काम करे तो ये कौन होंगे? एजेंट। मैं कौन होऊंगा? प्रिंसिपल। अच्छा बताइए डायरेक्टर्स पे ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है? डायरेक्टर्स कौन है? एजेंट के प्रिंसिपल? वो किसकी इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं? मेंबर शेयर होल्डर्स की इंस्ट्रक्शन। तो शेयर होल्डर प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर्स एजेंट हैं। तो इसका मतलब डायरेक्टर्स का रोल फिड्यूशरी भी है, डायरेक्टर्स का रोल एज एजेंट भी है। वे रोल समझ आ गया। डायरेक्टर क्या होता है ये भी समझ आ गया। डायरेक्टर्स कौन है? जिन्होंने सारी कंपनी को चलाना है। किन को अपॉइंट किया इसने? मेंबर्स ने किया। अच्छा मैं आपसे एक जजमेंट वाला सवाल पूछता हूँ। आपके ख्याल में जजमेंट वाला, लॉ नहीं पढ़ा रहा, आपकी जजमेंट चेक कर, आपकी सोच चेक करना चाह रहा हूँ कितनी को गिरी हुई है। नहीं मजाक कर रहा हूँ। क्या डायरेक्टर को कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर होना चाहिए? कैसा भाई? जो बंदा कश्ती में सवार है ना, अगर उसका अपना इंटरेस्ट भी कश्ती में होगा तो उसको बचाने की कोशिश करेगा, वरना अगर वो सिर्फ खुद सवार है, उसका कोई माल असबाब नहीं है कश्ती में, कश्ती डूब रही होगा, डूबने तो मैं छलांग मार के दूसरी तरफ निकल जाता हूँ। इसीलिए हमारे लॉजिक हमें ये कहता है डायरेक्टर्स को कंपनी का मेंबर होना चाहिए। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, कुछ लोग बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, बड़ा तजर्बेकार। जैसे आपको पता चले मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। एक कंपनी का हम ऑडिट करने के लिए जब मैं आर्टिकल ट्रेनिंग में था, इंश्योरेंस कंपनी थी। इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस बड़ा कम्प्लेक्स समझा जाता है। उसमें एक पर्सन था, उसकी उम्र थी 62 ईयर्स और क्वालिफिकेशन थी उसकी FA। वो तकरीबन 25-30 साल हो गए थे उसे उस पोस्ट में इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हुए। और उसका जो बॉस था वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अब हमारी चूंकि सेम प्रोफेशन होता था, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बैठ के ज़्यादा टाइम गपशप लगाते थे। लेकिन हमें कोई मसला होता था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके जब बैठता था ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस बंदे को फ़ोन करता, FA पास वाले को। उसका नाम मुझे आज तक याद है, उसका नाम पूरा नहीं ना, कुछ गनी साहब थे, गनी साहब। तो उससे हम कहते थे, वो उसको बुला के पूछता था, गनी साहब बताइए ये क्या मसला है। तो मैं पढ़ा रहा, एक दिन मैंने गनी साहब के पास डायरेक्ट पहुंच गया। मैंने कहा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको इतनी चीज़ों का नहीं पता, आपको कैसे पता? तो कहने लगा सर जी मेरे 30 साल गुजर गए इस प्रोफेशन में, इंश्योरेंस में। ये इंश्योरेंस बिजनेस तो दूर की बात है, मुझे ये भी पता है कि कितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो मंथली बेसिस पे इशू होती है, कितने इंश्योरेंस एजेंट है मुझे ये भी पता है, और इन इंश्योरेंस एजेंट्स के आपस में क्या रिलेशनशिप है मुझे ये भी पता है। क्या आप एग्री करते हैं कि एक बंदा किसी बिजनेस में अगर 25, 30, 35 साल लगाएं तो चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, चाहे उसके पास पैसा कुछ भी नहीं है, उसका नॉलेज उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अगर चाहे तो खुद की कंपनी खड़ी कर ले अगर उसे मौका मिले तो? बिल्कुल सम टाइम ऐसा होता है। इसीलिए लॉ ने ऐसे लोगों के लिए भी जगह रखी हुई है कि अगर आपके हाथ कोई ऐसा बंदा काम का लग जाए जो कि इतना कॉम्पिटेंट है, इतना एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता, वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन क्या मुझे बताइए उसे डायरेक्टर बना देना चाहिए? लॉ ने इसके लिए भी रास्ता खोला हुआ है। तो याद रखिए अक्सर डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कंपनी के मेंबर्स ना हो। क्या कंसेप्ट समझाया इस एग्जांपल से? अक्सर डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर और होने भी चाहिए, कश्ती में सवार है, उनका अपना भी माल असबाब कश्ती में होना चाहिए लगा। लेकिन कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है कंपनी के मेंबर ना हो। बहरहाल हम वापस आते हैं, हमने रोल ऑफ डायरेक्टर पढ़ लिया, एज फिड्यूशरी भी और एज एजेंट भी। ठीक है, एज एजेंट आपने कहा डायरेक्टर एजेंट है शेयर होल्डर्स के, वो शेयर होल्डर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेंगे। ऐसे ही कहा शेयर होल्डर उन्हें इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? फोन करके एजीएम में। बिल्कुल ठीक है, एजीएम करेक्ट एग्जांपल। एजीएम के अलावा आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स आपको पता है कौन बनाते हैं? मेंबर बनाते हैं कि डायरेक्टर्स? इसका मतलब है डायरेक्टर्स ने जो भी काम करने हैं आर्टिकल्स के अंदर रहते हुए काम करने हैं। तो कहा जाएगा इन्होंने, जैसे अगर आर्टिकल्स में लिखा है या मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा शुगर, क्या डायरेक्टर्स टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर करेंगे तो हम क्या कहेंगे?
इन्होंने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम नहीं किया। क्या तक क्लियर है? अभी तक की सारी डिस्कशन में हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ एक कंसेप्ट सीखा। क्या? एक तो ये सीखा कि डायरेक्टर्स कौन है और फिर इनका रोल क्या है। इसमें खास तौर पे लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर, ये एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, आगे चल के लिंक करवानी है किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ। कौन सी एग्जांपल लिंक करवानी है? लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर वाले। अब चलते हैं किस कंसेप्ट की तरफ? एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी ऑफ। अच्छा, लॉ कंपनीज एक्ट में डिफरेंट पोजीशंस हैं जिनको लॉ डिस्कस करता है। डायरेक्टर्स की है, उसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव की है, कुछ और भी पोजीशंस हैं, ऑडिटर की है और भी। लॉ जब कहता है ना कि किसी जगह पे को होल्ड करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने का क्राइटेरिया क्या है, आपको कुछ ना कुछ नहीं ना भी पता हो, लेकिन आपको इतना पता है नहीं सर लिखा हुआ है आईने पाकिस्तान में क्राइटेरिया लिखा हो। अच्छा, उसमें दो तरह की चीजें होती है। लीगली, जब कभी याद रखिएगा दुनिया के किसी भी कानून में नॉर्मली जब किसी पोजीशन का पोस्ट का क्राइटेरिया होता है ना कि कौन बंदा ये बन सकता है, तो क्राइटेरिया लॉ ने टू फोल्ड क्राइटेरिया दिया होता है, दो तरह से। एक होता है पॉजिटिव चेकलिस्ट, एक होता है नेगेटिव चेकलिस्ट। पॉजिटिव चेकलिस्ट का मतलब होता है जो बंदा इस सीट पे बैठे उसमें ये खसूसियात होनी चाहिए, और नेगेटिव चेकलिस्ट का मतलब होता है कि जो बंदा इस पोजीशन पे बैठे उसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव वाली चीजें हैं लेकिन नेगेटिव वाली भी है तो नहीं बैठ सकता पोजीशन पे, नहीं बन सकता डायरेक्टर। और अगर नेगेटिव वाली नहीं है लेकिन पॉजिटिव वाली भी नहीं है तो भी नहीं बन। यानी पॉजिटिव वाली सारी यस होना जरूरी है, नेगेटिव वाली सारी नो। जो पॉजिटिव लिस्ट होती है ना, इसे कहते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पॉजिटिव वाली लिस्ट को क्या कहते हैं? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और नेगेटिव वाली लिस्ट को क्या कहते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब आपने डायरेक्टर्स की इतनी तारीफें सुनी, आपने कहा कंपनी का सारा माल हमारे पास होगा, हम सारी कंपनी के मामलात को चलाएंगे, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं ना बनूं, किसी कंपनी का डायरेक्टर जरूर बनूंगा, या डायरेक्टर जरूर बनूंगा। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या चीजें होना और क्या ना होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो सारी उम्र डायरेक्टर बनने की कोशिश करते रहे और बाद में पता चले कोई डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीज भी थी। क्वालिफिकेशन की तो पूरी कर ली, डिस्क्वालिफिकेशन की। तो हमें क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो हम पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से क्या मुराद है? और सारी चीजें जो होनी चाहिए। क्या कह रहा है? ए डायरेक्टर मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन, लीगल या आर्टिफिशियल पर्सन ना। कौन होता है लीगल या आर्टिफिशियल पर्सन? कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट। बताइए फैसल डायरेक्टर बन सकता है किसी कंपनी का? फैसल लिमिटेड डायरेक्टर बन सकती है? नहीं बन सकते। क्यों? बॉडी कॉर्पोरेट। तो डायरेक्टर नेचुरल पर्सन होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताइए जजमेंट का क्वेश्चन, आपकी जजमेंट का क्वेश्चन। एक फैसल लिमिटेड है, उसने दूसरी कंपनी के 70% शेयर खरीदे, लेकिन डायरेक्टर नहीं, होल्डिंग भी बन के जाए लेकिन डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो मुझे बताइए होल्डिंग कंपनी के जो ओनर्स हैं वो अगर सब्सिडरी कंपनी पे अपना हुक्म चलाना चाहते हैं तो क्या करें? वो कंपनी क्या करे जिसने दूसरी कंपनी के शेयर्स तो खरीदे हैं लेकिन एज बॉडी कॉर्पोरेट खुद उस कंपनी को नहीं चला सकती, डायरेक्टर नहीं बन सकती। अपने बिहाफ पे किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के बेच दे। अपने बिहाफ पे फैसल लिमिटेड ने मलक लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, फैसल लिमिटेड मलक कंपनी की डायरेक्टर बन सकती है। तो फिर मलक लिमिटेड में अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए फैसल लिमिटेड को क्या करना चाहिए? अपना एक बंदा अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के उस कंपनी में भेज, उन्हें कहा देखिए हमारे पास शेयर्स है, ठीक है, तो ये हमारे बिहाफ पे ये बंदा चाहेगा। अब देखिए वो नेचुरल लॉ की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और प्रैक्टिकली जो डिसीजन मेकिंग हो रही होगी उसमें फैसल लिमिटेड की पार्टिसिपेशन भी हो गई। तो एलिजिबिलिटी में क्या होना चाहिए? डायरेक्टर को नेचुरल पर्सन होना चाहिए और डायरेक्टर को मेंबर भी होना चाहिए। डायरेक्टर को मेंबर भी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं।
मेंबर का मतलब क्या है? शेयर होल्डर। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं। डायरेक्टर मस्ट बी ए मेंबर। इसकी एक्सेप्शन का मतलब क्या है? वो केसेस जिनमें कोई बंदा डायरेक्टर तो होगा। पहला, होल टाइम डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉय, हु वाज एन एम्प्लॉय, इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं। यानी होल टाइम एम्प्लॉय, वो बंदा जो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय है, सालों साल से कंपनी के साथ काम कर रहा है। कौन? बाबा गनी। बाबा गनी होल टाइम, ऐसा बंदा जो कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर है। होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं उस बंदे को जो फुल टाइम एम्प्लॉय हो, जो सिर्फ कंपनी के साथ लिंक्ड हो और किसी दूसरी कंपनी के साथ लिंक्ड ना हो। डायरेक्टर ना, डायरेक्टर एक से ज्यादा कंपनी का, एक बंदा एक से ज्यादा कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन ये उस बंदे की बात कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी के साथ अटैच्ड है, इसी कंपनी का फुल एम्प्लॉय है, इसी कंपनी का डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, इसे नाम देते हैं होल टाइम डायरेक्टर भी, इसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम भी देते हैं। अब खुद मुझे बताइए, जो होल टाइम एम्प्लॉय है कंपनी का, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर उसके पास नॉलेज या एक्सपीरियंस है, पैसा नहीं है कि कंपनी के शेयर खरीद सके, क्या उसे कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहिए कि नहीं? ये पहली एक्सेप्शन, और बड़ी अच्छी एक्सेप्शन है ये। वो एक्सेप्शन जो मुझे बहुत पसंद है कि इसमें जो कॉम्पिटेंट काम करने वाले लोग हैं ना, इनके ऊपर आने का चांस है कि इनके पास पैसा नहीं भी है, शेयर्स नहीं भी खरीद सकते, फिर भी मेंबर डायरेक्टर बन सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर। दूसरी एग्जांपल, चीफ एग्जीक्यूटिव। कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव आपको बताया था ना ऑनरेरी डायरेक्टर होता है। अभी एग्जांपल नहीं दी थी, भूल गए कि चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम में लफ्ज डायरेक्टर नहीं आता, लेकिन वो ऑनरेरी डायरेक्टर होता है क्योंकि वो डायरेक्टर्स के बिहाफ पे एक तरह से उनके एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। लिंक समझ आया कि मेंबर्स का एजेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर का एजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑनरेरी डायरेक्टर। तो इसीलिए वरना स्टूडेंट कहते हैं सर आप तो हमें पढ़ा रहे थे कि मेन कंसेप्ट कि वो कौन से केसेस हैं जिनमें डायरेक्टर तो हो सकता है हो, लेकिन मेंबर होना जरूरी नहीं। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया? ये कहाँ का डायरेक्टर है भाई? ये ऑनरेरी डायरेक्टर होता है। लॉ कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर सारी प्रोविजन वैसे अप्लाई होंगी जो डायरेक्टर के ऊपर लगती है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑनरेरी डायरेक्टर है, ऑनरेरी डायरेक्टर होल टाइम। फिर तीसरा, ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग मेंबर, यानी गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट। ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग, इसे यूं कर ले, ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग बॉडी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट हु इज ए मेंबर। ब्रैकेट में लिख लें हु इज ए मेंबर। अभी आपने खुद बताया थोड़ी देर पहले क्या कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी फैसल लिमिटेड, वो मलिक लिमिटेड की डायरेक्टर नहीं बन सकती। ठीक है, वो अपने किसी बंदे को नॉमिनेट करेगी कि बिलाल भाई जाओ आप मलिक कंपनी में हमारी तरफ से डायरेक्टर बन जाओ। अब ये जो बिलाल भाई है, मुझे बताइए मलिक लिमिटेड में जाकर डायरेक्टर बन सकते हैं? क्या बिलाल भाई का शेयर होल्डर होना जरूरी है? क्यों? क्योंकि ये जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो शेयर होल्डर है। तो बिलाल भाई डायरेक्टर, ऐसे डायरेक्टर को कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। जो किसी नॉमिनी डायरेक्टर किसको कहते हैं भला? जो किसी दूसरे ने अपॉइंट किया हो, नॉमिनेट किया हो, उसे कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। 3 एक्सेप्शन हो गई। चौथी एक्सेप्शन, पर्सन रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर। बैंक से लोन लेने जाए ना, बैंक क्या कहेगा? मेरे को सिक्योरिटी दो, पहले 100 मिलियन का लोन चाहिए ना, 120 मिलियन की सिक्योरिटी दो। 120 मिलियन की सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी कौन सी? एंड पे वाई वाली के आई एस प्लूरल वाली? वाई वाली सिक्योरिटी। शाबाश, जमानत के तौर पर। बैंक ने कहा नहीं अभी भी लोन नहीं दूंगा। हमने कहा अब क्या मसला हो गया? मैंने कहा हमें खतरा है कि हमने तुम्हें लोन दिया तो तुम लोन ऐसा ना हो, एसेट भी तुम्हारे, ठीक है जमानत के तौर पे कागज हमारे पास जमा करवा दिए, फिजिकली एसेट तुम्हारे पास है, कहीं ऐसा ना हो तुम एसेट को बेचने का फैसला कर लो, मेरे हाथ सिर्फ कागज रह जाए और फिर मैं उधर अदालत में पेशिया भुगता फिर। वैसे होता है ना,
सिक्योरिटी होती है दो तरह की, अगर आपको पता हो। एक में हम फिजिकली एसेट्स दूसरे बंदे के पास जमा करवा देते हैं, और दूसरे केस में फिजिकली एसेट नहीं बल्कि लीगल डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं। बड़े लोन में ना फिजिकली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा करवाए जाते हैं। तो बैंक का ये खतरा मुझे बताएं वैलिड है कि नहीं, कि सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स दे दिए लेकिन पीछे से एसेट सारे बेच दें। तो बैंक कहता है ऐसा करो, मेरा एक बंदा ना अपना डायरेक्टर के बोर्ड में बिठाओ। वो क्या करेगा, वो हमारा इंटरेस्ट वॉच करेगा कि आप कोई ऐसा फैसला ना करें जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ हो, और कुछ आपके बाकी कामों में शायद अमल दखल ना दे। आप कहेंगे तो मशवरा देगा, नहीं कहेंगे तो नहीं देगा, लेकिन हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेगा। कहीं ऐसा ना हो आपने हमें हमारा इंटरेस्ट दिया नहीं हुआ और मेंबर्स को डिविडेंड अनाउंस कर दे, ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। तो बैंक क्या कहता है, क्रेडिटर क्या कहता है, हमारा डायरेक्टर। तो बताइए अब हमें लोन चाहिए तो हम बैंक की ये बात मानने पे मजबूर होंगे कि नहीं? तो क्या हम ये कहेंगे अच्छा अपने बंदे को डायरेक्टर तुम्हारे बंदे को बनाते हैं लेकिन वो हमारे शेयर खरीदे? बैंक कहेगा मैंने जो 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये कम है क्या कि तुम कह रहे हो 2-4 लाख के शेयर भी खरीदे? मेरी इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट नहीं है क्या? हम कहेंगे सब। तो ये चौथा केस है जिसमें कोई बंदा कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है लेकिन वो मेंबर नहीं है। अभी तक क्या सीखा हमने डायरेक्टर बनने का क्राइटेरिया सीखा। क्या सीखा? डायरेक्टर बनने का क्राइटेरिया टू फोल्ड है, यानी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो चीजें जो होना जरूरी है, डायरेक्टर बनने के लिए क्या चीजें होना जरूरी है? एक नेचुरल पर्सन हो, दूसरा मेंबर हो। एक नेचुरल पर्सन हो, दूसरा मेंबर। नेचुरल पर्सन की एक्सेप्शन नहीं, दोनों एक ही हो, यानी वो बंदा नेचुरल पर्सन भी हो और वो बंदा मेंबर भी हो। हाँ, कुछ केसेस में मेंबर होना जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में मेंबर होना जरूरी नहीं है, यानी वो बंदा अगर मेंबर नहीं भी है फिर भी डायरेक्टर बन सकता है। वो 4 केसेस हैं, होल टाइम एम्प्लॉई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, पर्सन रिप्रेजेंटिंग बॉडी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, और पर्सन रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर। क्लियर? ये पर्सन रिप्रेजेंटिंग बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट, ये वो बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट है जो मेंबर है, लेकिन चूंकि नेचुरल पर्सन न बॉडी कॉर्पोरेट नेचुरल पर्सन है न गवर्नमेंट है, तो ये खुद डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो ये किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज देते हैं। 4 एक्सेप्शंस क्लियर हो गई? अच्छा, लॉ ने दिया ये 4 एक्सेप्शंस। अब मुझे बताइए, अगर किसी जगह आर्टिकल्स में लिखा है कि हम ये 5वीं भी ये रिक्वायरमेंट ये 2 रिक्वायरमेंट्स है, क्लियर हो गई, और इसकी एक्सेप्शन भी क्लियर हो गई, ये 2 रिक्वायरमेंट्स है। बताइए कंपनी अगर चाहे तो अपने आर्टिकल्स में मजीद रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकती है? कर सकती है। जैसे आपको एक लीगल पॉइंट बताता हूं, उन्होंने लिखा है पर्सन मस्ट बी ए मेंबर एक शेयर खरीद के भी बन सकते हैं आप। अगर आपके पास लीगली अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है ना तो आप कंपनी के मेंबर हैं। बाज़ औक़ात लेकिन होता है कि कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख देती है कि ठीक है मेंबर है लेकिन डायरेक्टर बनना है ना कम से कम 1 लाख शेयर्स होने चाहिए। डायरेक्टर्स बनने के लिए अगर कंपनी के आर्टिकल में स्पेसिफाई, लॉ ने सिर्फ एक रिक्वायर किया हुआ है कि अगर एक भी शेयर है तो वो मेंबर है और मेंबर बन सकता है डायरेक्टर, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो मजीद कंडीशन ऐड कर सकती है क्या कि 1 लाख शेयर्स हो। अगर आर्टिकल्स में नंबर ऑफ शेयर मेंशन कर दिए जाए कि डायरेक्टर बनने के लिए इतने जरूर, उन्हें कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्या कहते हैं? क्वालिफिकेशन शेयर वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास होना जरूरी है, यानी डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होना। क्वालिफिकेशन शेयर्स कौन से शेयर्स है? क्या जो कि डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आया? अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? पक्की बात है, समझ आया? केस स्टडी में अटेम्प्ट कर लेंगे। आगे चल, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो चीजें जो ना होना जरूरी है, डायरेक्टर बनने के लिए ना होना जरूरी है। पहला इनएलिजिबिलिटी, अच्छा पहले के लिखने की जरूरत नहीं थी ना दूसरे के लिखने की जरूरत थी, दूसरे वो उधर आ गया। पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर, यानी जो मेंबर नहीं है
वो डायरेक्टर नहीं। यहाँ पे कह रहा है, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मेंबर नहीं है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। एक ही बात है, घुमा के कह रहा है, कान घुमा के पकड़ा। यहां पे कह रहा है डायरेक्टर का नेचुरल पर्सन होना चाहिए। यहां पे कह रहा है जो नेचुरल पर्सन नहीं है वो डायरेक्टर नहीं बनना। वो डायरेक्टर, एक ही बात हुई ना, जो मेंबर है वो डायरेक्टर बन सकता है, जो मेंबर नहीं वो डायरेक्टर नहीं। जो नेचुरल पर्सन है वो डायरेक्टर बन सकता है, जो नेचुरल पर्सन नहीं वो डायरेक्टर नहीं। एक ही बात है, तो इसको तो मैं लगा रहा हूं टिक। फिर है माइनर, जो माइनर है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। कंपनी एक माइनर को तो समझ बूझ नहीं होती। माइनर पता कौन होता है, 18 साल से कम है, वो भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता। तीसरा, पर्सन विद अनसाउंड माइंड, जो पागल है वो भी नहीं होना चाहिए ना, जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त, वो भी नहीं होना चाहिए। ए पर्सन हु डज नॉट होल्ड नेशनल टैक्स नंबर, जो टैक्स फाइलर नहीं है। टैक्स फाइलर, आपको पता है टैक्स फाइलर को बड़ी खसूसियात मिलती हैं, टैक्स फाइलर को टैक्स, तो जो टैक्स फाइलर नहीं है, जिसका नेशनल टैक्स नंबर, वो डायरेक्टर भी। ये वाली कंडीशन पहले नहीं होती थी, ये एफबीआर ने एससीसीपी की मिन्नतें कर करके ये कंडीशन ऐड करवाई कि भाईजान इससे ना हमारा टैक्स नेट बढ़ेगा। यानी इसका मतलब अगर आप किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए। लेकिन इस केस में कमीशन एग्जाम्पशन देना चाहे तो दे सकता है। अगर कोई बंदा नेशनल टैक्स नंबर नहीं भी है उसका, लेकिन एग्जाम्पशन ले ले कमीशन से, तो वो डायरेक्टर बन सकता। लेकिन जनरली अगर आपके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं, आप कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन। आप माइनर हैं नहीं, आप पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हैं नहीं, लेकिन आप नेशनल टैक्स नंबर होल्डर हैं, ठीक है। तो माइनर वाले क्राइटेरिया से निकल गए भाई, अनसाउंड माइंड के क्राइटेरिया से भी निकल गए भाई, लेकिन नेशनल टैक्स नंबर में आके फंस गए। अगर आपके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हैज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, अगर ऐसा बंदा जो कि कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करार दे दिया हो, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, दिवालिया, जिसके जिम्मे कुछ लोगों की जिम्मेदारियां हो और वो पूरी ना करने के काबिल हो, अपनी लाइबिलिटी। तो जो बंदा अपनी लाइबिलिटी, जो बंदा अपने पर्सनल की लाइबिलिटी, जो अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर पाया, वो जब कंपनी का डायरेक्टर बनेगा आपके ख्याल में अच्छे फैसले करेगा? और जिसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली वो कंपनी को क्या, कंपनी को भी तबाह बर्बाद ही करेगा। ऐसे ही है ना, जो अपने डेट नहीं पे कर सका, लोगों से लेके खा भी गया, वो कंपनी के पैसे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए लॉ कहता है इंसॉल्वेंट बंदा कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब इंसॉल्वेंट का दूसरा नाम क्या भला? बैंकरप्ट, बैंकरप्ट, ठीक है। इसके साथ उसने वर्ड यूज किया जाता है बात का अनडिस्चार्ज्ड। अनडिस्चार्ज का मतलब भी इंसॉल्वेंट ही होता है। अनडिस्चार्ज का मतलब है ऐसा इंसॉल्वेंट बंदा जिसने अपने डेट्स की पेमेंट नहीं की हुई अभी जी। वो और भी हो सकता है, हमें क्या, हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, इसने लेकिन एक और मजे की बात की हुई है, एक ऐसा बंदा जिसका केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने अभी उसको इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया लेकिन केस चल रहा है, उसने एप्लीकेशन डाली हुई है, वो बन सकता है कि नहीं डायरेक्टर? वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, उसका भी इंसॉल्वेंट ही माना जाएगा, इसका भी इंसॉल्वेंट ही माना जाएगा जी। आगे चलते हैं। ए पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ऐसा बंदा जो कोर्ट की तरफ से सजा याफ्ता हो। नहीं, बेल बुल पे कोई नहीं, सजा याफ्ता, सजा हो गई ना, वो कंपनी का डायरेक्टर, सजा याफ्ता मुजरिम कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब आपने पीएम को याद नहीं करना, हाँ, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई सियासी चुटकुला छोड़ देते हैं। हाँ जी, कंपनी का पढ़ रहे, कंपनी ला, कंट्री लॉ नहीं पढ़ रहे, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। कंपनी लॉ, कंपनी क्या कहती है, कंपनी लॉ क्या कहता है, एक बंदा जो मुजरिम है, सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड है, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। देखिए उसमें लिमिट लिखी हुई है,
जरा देखिए, बताइए क्या सारी उम्र लिखा है, 5 साल लिखा है कि 10 साल लिखा है? बिहेवियर में लिखा हुआ 5 साल। बिहेवियर में, इसमें नहीं लिखा हुआ ना। आगे चलते हैं। ए पर्सन हु लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर, हु लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर क्या होता है? अपने इंटरेस्ट कंपनी का इंटरेस्ट नीचे, अपना इंटरेस्ट ऊपर। टू गेट बेनिफिट, इसको कह सकते हैं टू गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ कंपनी, टू गेट बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी। लैक्स, तो जिसका फिड्यूशरी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर है, तो वो बंदा भी डायरेक्टर, हाँ इसके साथ उन्होंने बताया 5 साल। इसका मतलब 5 साल के बाद उसकी तौबा कबूल, वो डायरेक्टर बन सकता है। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। लॉ में एक प्रोविजन में लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अनाउंस किया, और उसने 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पे ना किया डिविडेंड, तो वो फारग है, वो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, वो कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, और वो किसी भी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं बन सकता कुछ अरसे तक। अच्छा मुझे ये बताइए, अब ये जो डिविडेंड वाली डिस्क्वालिफिकेशन है ना, ये इस जनरल डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में नहीं डिस्कस हुआ, ये अलग से डिविडेंड वाले सेक्शन में डिस्कस हुआ है। तो बताइए, अगर लॉ ने किसी और सेक्शन में किसी बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया डायरेक्टर बनने के लिए, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड होगा कि नहीं? इस लाइन का ये मतलब है, ए पर्सन डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी एक्ट के अंदर किसी भी दूसरे सेक्शन में, किसी भी दूसरी प्रोविजन में किसी पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया ना कि तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो वो डायरेक्टर नहीं। ये कह रहा है कि हम बिल्कुल उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ये वो केसेस हैं जो हर कंपनी के लिए है। अब आखिरी दो वो केसेस जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है, और आप फुल थक गए क्योंकि टॉपिक का एंड है। आप सोच रहे हैं जल्दी जल्दी टाइम भी होने वाला है और जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म हो, हम घर जाएं। आई कैप को भी ये पता है, इसीलिए आई कैप जब भी इस टॉपिक को टेस्ट करेगा ना, तो आखिरी वाली 2 एक्सेप्शन में से टेस्ट करेगा, आखिरी 2 पॉइंट्स में से, पहले नहीं उड़ा देना ना। आखिरी वाले 2 पॉइंट्स कौन है डिस्क्वालिफिकेशन के? याद रखें, ये 2 पॉइंट सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए हैं। ये है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, गौर से समझ ले भैया, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब है अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर वाले पॉइंट अप्लाई होंगे, और अगर लिस्टेड कंपनी है नीचे वाले पॉइंट। गलत कंसेप्ट, गलत कंसेप्ट। यह एडिशनल का लफ्ज नोट करें। अनलिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट्स, लिस्टेड कंपनी है तो ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, दोनों रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी। ये है सही कंसेप्ट। पहला, ए पर्सन डिक्लेयर डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय कोर्ट। अगर किसी बंदे ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं बैंक को, बैंक से लोन लिया और लोन रीपे नहीं किया, डिफॉल्टर हो गया। ये 90s में कुछ लोगों की आदत थी, बैंक से लोन लेते थे और फिर बाद में डिफॉल्टर होके माफ़ करवा लेते थे। तो अगर किसी डिफॉल्टर है कोई और लोन लिया है और माफ़ करवा दिया है, डिफॉल्टर है फाइनेंस, तो वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये ज़हन में रखिएगा। तो मुझे बताइए, अगर मैंने इन भाईजान से लोन लिया, ड्यू डेट का वादा था 30 मार्च का, 30 मार्च को पे नहीं किया, डिफॉल्ट कर गया, क्या मैं किसी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं? लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं, क्योंकि लिखा हुआ है डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक का डिफॉल्ट, इंडिविजुअल का थोड़ा ही है। ऐसे तो कोई भी नहीं, ऐसे कोई उधार लिया ही होता है किसी ना किसी है, और वापस तो हम करते नहीं है एक दूसरे को। तो सही पॉइंट है, ऐसा कोई भी। आगे चलते 11वां, ए पर्सन और हिज स्पाउस इज ब्रोकर और डायरेक्टर इन ब्रोकरेज हाउस। ब्रोकर पता क्या? स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है
तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ब्रोकर के थ्रू करनी। ब्रोकर वहाँ पे समझ लीजिए कि डीलर होते हैं जो दुकान, जैसे प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी हो ना, तो नॉर्मली हम डायरेक्ट डीलिंग नहीं करते, किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू करवाते हैं डीलिंग, वो लीगल मामला को संभाल लेता है। तो उस जिस तरह प्रॉपर्टी का डीलर होता है ना, उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की सेल परचेज के लिए भी डीलर होते हैं, उसे कहते हैं ब्रोकर। ब्रोकर। अच्छा मुझे यह बताइए, कंपनी अगले महीने 2 महीने में ऊपर को फ्लाइट करेगी कि नीचे डाउनवर्ड जाए, डायरेक्टर को अंदाजा होता है कि नहीं? कंपनी के अंदर बैठे होते हैं। अगर एक बंदा कंपनी का डायरेक्टर है ना, और उसकी स्पाउस का ब्रोकरेज हाउस है, वो ब्रोकर है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इस डायरेक्टर के मजे ही मजे। वो कैसे? जैसे ही इसे पता चलेगा कि कंपनी के अगले 1 महीने के अंदर पोजीशन डाउन जा रही है, सेल कम है, लॉस में जा रही है, ये वाइफ को बेच दे, सारे शेयर बेच दे, वो सारे शेयर बेच दे और ये बच जाएगा नुकसान से, लेकिन आगे जो शेयर्स खरीदेंगे उनको नुकसान फंस जाएंगे। इसको कहते हैं हम लीगल लैंग्वेज में इनसाइडर ट्रेनिंग, कि कंपनी के अंदर की इनसाइड इंफॉर्मेशन लेके ना कॉन्फिडेंस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना उसकी बेस पे, इसको मना, इसको लाभ बहुत सख्त माइंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे आप बताइए, अगर इधर कंपनी का बंदा है, वो कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्टर के पास होती है, स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचा सकता है कि नहीं? अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में भी है, कंपनी में डायरेक्टर भी है, स्टॉक एक्सचेंज में खुद भी काम कर रहा है, या स्पाउस काम कर रही है, तो बताइए इनसाइड इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेवल कर सकेगी कि नहीं? तो वो स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट कर सकता है कि नहीं अपने बेनिफिट में? इसीलिए लॉ ने मना कर दिया कि लिस्टेड कंपनी के केस में जो डायरेक्टर है वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर नहीं होगा, वो या उसकी स्पाउस ब्रोकर। रीजन आपको पता है, स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट कर लेगा वरना। क्लियर हो गया? तो अब मुझे बताइए, अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है और उसका डायरेक्टर है, वो उसकी स्पाउस स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर है, तो वो डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं? क्यों डिस्क्वालीफाइड नहीं है? शाबाश, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड। तो अब मुझे बताइए, एक पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है, एक पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है, उसने एबीसी बैंक से लोन लिया और डिफॉल्ट कर दिया, बताइए वो क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड? इस केस स्टडी में उसने टाइप ऑफ कंपनी मेंशन नहीं की थी, इसलिए आपको दोनों डिस्कस करने चाहिए कि इफ अनलिस्टेड तो वो क्वालिफाइड है, और इफ लिस्टेड तो डिस्क्वालिफाइड है। कुछ समझ आया केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है? क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने सीखा डायरेक्टर कौन है, उसका रोल क्या है, और डायरेक्टर हम कैसे बन सकते हैं। ठीक है, यहां पे सबसे अहम चीज लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर की थी, और यहां पे सबसे अहम चीज ये एक्सेप्शंस हैं मेंबर की, और दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन ज्यादा, बाकियों में वैसे भी टेस्टिंग कर सकता है, लेकिन ज्यादा अहम कौन सी है? ये दो समझ आ गए? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जो पढ़ाया सिर्फ वही, मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पढ़ाया ना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूरे लेक्चर में मेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकला, आप भी ना सोचे। अभी सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझ लें क्या होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फुल टाइम एम्प्लॉय कंपनी का, जिसे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जाता है। और पेनल्टी नहीं बढ़ाई, वो क्या पेनल्टी? अगर कोई बैंकरप्ट पर्सन कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता? किधर लिखा हुआ है? छठे में। हाँ, इंसॉल्वेंट। अगर कोई इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट है, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, और अगर वो कहे किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं डायरेक्टर बन जाता हूं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। तो ऐसे बंदे के साथ, ऐसा बैंकरप्ट पर्सन जो कंपनी का डायरेक्टर बन जाए और किसी को बताए ही ना, मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूं। ऐसे बैंकरप्ट पर्सन के साथ क्या सलूक करना चाहिए? इसे जेल भेज देना चाहिए 2 साल तक, या फाइन होना चाहिए, या दोनों। हाँ, फाइन नहीं दे सकता तो सजा में इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टर बन के कुछ ना कुछ उसने सैलरी कमाई होगी ना थोड़ी बहुत, तो जो उसके जेब में 60-70 रुपए होंगे वो भी ले लेंगे। ठीक है, और ये डायरेक्टर बन गया तो ड्यूरेशन में वो इंस्टॉलमेंट की लायबिलिटी पे तो कर सकते हैं ये डायरेक्टर बन, नहीं, एक दफा इंस्टॉलमेंट करार हो जाए ना,
तो फिर वो इंसॉल्वेंट ही रहेगा, फिर ताहयात इंसॉल्वेंट है। वो ये कह रहे हैं कि सर पहले इंसॉल्वेंट था, अब अगर कंपनी का डायरेक्टर बन जाए तो दोनों हाथों से कंपनी को लूट के अपनी पिछली लाइबिलिटी पे तो कर सकता है, तो ऐसे वो इंसॉल्वेंट ही रहेगा, ठीक है, वो नहीं पे कर सकता। हाँ जी, जो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर डायरेक्टर बनेगा तो 2 साल कैद और फाइन होगा, या दोनों। अच्छा देखें, एक मिनट है, इन्होंने क्वेश्चन उठाया है, उन्होंने कहा है सर अगर डायरेक्टर के किसी फैसले से कंपनी को नुकसान हो तो डायरेक्टर उसके लिए जिम्मेदार नहीं। देखिए वो तो नफा नुकसान तो बिजनेस में होता रहता है, लेकिन अगर डायरेक्टर जानबूझ के नुकसान पर जानबूझ के, तो फिर डायरेक्टर जिम्मेदार होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर वो टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ फैसला करे और वो गलत साबित हो जाए, उस पर उसका नहीं है, फैसले तो किसी के भी गलत साबित हो सकते हैं, ठीक है जी। इन एक्सेप्शन में कोई पर्सन जो, हाँ वो भी हो सकता है, कोई ऐसा एम्प्लॉई जो रिटायर हो चुका है, अगर कंपनी समझे तो उसको एंगेज कर सकती है, और क्या, बिल्कुल सेम कंपनी जी। डायरेक्टर का अच्छा क्वेश्चन बाद में पूछ रहे, हासा पहले निकल गया इनका, तो जिसका मुझे समझ लगी है इनका भोंगा क्वेश्चन। लेकिन कोई बात नहीं भाई, आप अपना क्वेश्चन पूछ के पूरी क्लास का मनोरंजन करवाए मनोरंजन। पूछ क्वेश्चन मेरा भाई, पूछ ले क्वेश्चन, पूछ ले। डायरेक्टर चक्कर चला, मतलब क्या जमीन के इर्द गिर्द चक्कर घूम रहा हो, क्या अर्थ कहते, गोल चक्कर के गिर्द चक्कर घूम रहा हो। अच्छा, मुझे समझ आया, यानी वो ये कहना चाह रहा है, अच्छा सुनिएगा जरा, कंसर्न बड़े कमाल का उठा के लाए हैं। वो कह रहे हैं सर जिस वक्त वो डायरेक्टर बना ना, उस वक्त स्पाउस नहीं थी, डायरेक्टर बनने के बाद ब्रोकर जो है वो स्पाउस हो गई। अब क्या होगा, या असूल सुन लें, ये जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस होती है ना, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की जितने भी, ये एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी होती हैं और ड्यूरिंग टेन्योर भी होती हैं। तो अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट स्पाउस नहीं थे लेकिन बाद में स्पाउस बन गई तो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल नहीं, अब ये चक्कर रिवर्स करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि बाद में भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। हाँ नहीं, और की क्वेश्चन, चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को यह कह दिया जाए कि जाओ तुम चीफ, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव को चीफ एग्जीक्यूटिव ना बनाया जाए, खाली डायरेक्टर, अच्छा पॉइंट, हाँ कि उनका क्वेश्चन है क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कि मेंबर्स करते हैं? ज्यादातर डायरेक्टर्स करते हैं, इक्का दुक्का केस में मेंबर्स भी कर सकते हैं। ज्यादातर डायरेक्टर्स करते हैं, इक्का दुक्का केस में। अब मुझे बताइए चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन अपॉइंट करता है? ना, ज्यादातर डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, कभी कभार मेंबर भी कर। अगला सवाल, डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? ज्यादातर मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, कभी कभार डायरेक्टर भी कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है लॉ जितना आपने समझ लिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन पॉइंट करेगा? डायरेक्टर को कौन पॉइंट करेगा? मेंबर। ना, एक्सेप्शंस होती हैं कुछ। चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन पॉइंट करेगा? ज्यादातर डायरेक्टर, कभी कभार मेंबर। और डायरेक्टर को कौन पॉइंट करेगा? ज्यादातर मेंबर, कभी कभार दूसरे डायरेक्टर। क्लियर हो गया जी? Who was employee का मतलब ये जो पहले कंपनी का एम्प्लॉय था, यानी अब डायरेक्टर बन गया तो एम्प्लॉय थोड़ी होगा। है चीज, हाँ डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होता है। इज कर लो, ये लो भाई।
इज कर लो, इस कर लो, ठीक है। यानी बताना क्या चाह रहा है कि कंपनी का एम्प्लॉय जो है ना उसको भी उठा के आप डायरेक्टर बना सकते हैं, बस ये बता रहा है, कोई भी एम्प्लॉय हो जाए। चलिए मेरा ख्याल है अब क्वेश्चन आपके सारे सिक्योरिटी गार्ड भी आपके क्वेश्चन पूरे हो गए। आज असाइनमेंट होम असाइनमेंट जरूर करनी है आपने, ठीक है, इन दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड की। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।